तो यार वीडियो की गहराइयों में घुसने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के सीजन 1 को दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डब लाइक एक्सपीरियंस के साथ। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 1 हाफ में ही ड्रॉप हो गया था। अब उसकी वजह यह है, ये जिम्मेदारी मैंने अपने एक टीममेट को दी थी, मगर उसकी वॉइस क्वालिटी तुम लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई थी। इस वजह से काफी लोग अभी भी सीजन 1 देखने की ख्वाहिश लगते हैं, मगर मेरी आवाज में। तो इसी वजह से मैं दोबारा से वॉइस ओवर करने को जा रहा हूँ डब लाइक एक्सपीरियंस के साथ ही साथ मैं एक और कमाल के एनिमे का भी जिक्र करना चाहूंगा। इसका नाम है ज़ॉम्ब बकेट। इसकी एपिसोड 1 को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और शायद से ये आप लोगों तक ना पहुंची हो। ये वजह यह है, मेरा चैनल इस वक्त फ्रीज हो चुका है। इसे अनफ्रीज करने में मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर हमारे लेटेस्ट सीरीज वगैरह को चेकआउट किया करें। अगर आप हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और आखिर तक देखें, से हमारा चैनल जल्दी अनफ्रीज हो जाएगा। ज़ॉम्ब बकेट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। और आज इसकी एपिसोड 2 भी आ रही है कि मैं डब लाइक एक्सपीरियंस के साथ सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलो यार बिना वक्त गवाए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है, बहुत पहले एशिया के ह्यूमंस और गॉड के बीच में एक बहुत अच्छा कांटेक्ट होता था। वो यहाँ तक आपस में मिला करते थे और इवन के कुछ गॉड्स तो इंसानों की दुनिया में भी रहते थे। उन्हीं में से एक गॉड ज़ीरोफुकू भी था, जो कि एशिया में रहा करता था। काफी खुश रहता था और लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। हर चीज का ख्याल रखता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। एक रोज ज़ीरोफुकू ने इंसानों को एक बहुत बड़ी तकलीफ में पाया। इंसान बहुत अजीब इफेक्ट की वजह से मर रहे थे। इंसानों को करीब पाया, उसने इंसानों को बीमार पाया। तो यार उनकी यह हालत देख के ज़ीरोफुकू की आंखों में आंसू भर आते हैं। इंसानों की यह हालत देखी ना जाती, जैसे कि कोई चीज ज़ीरोफुकू को अंदर से तोड़ रही हो, मरोड़ रही हो और झंझोड़ियो। ज़ीरो अब सोचने लगता है कि आखिर वो इन्हें बचाए, तो बचाए भी कैसे। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो इंसानों से उनकी बीमारी अपने सर पे ले ले, तो इससे इंसानों की सफरिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी और वो लोग ठीक हो जाएंगे। और वो लोग जब ठीक हो जाएंगे तो वो लोग अपनी कमाई कर पाएंगे और डेली बेसिस का खर्चा उठा पाएंगे। सोचने के बाद ज़ीरो की नजर ठीक एक माँ और बेटे पे पड़ती है। यहाँ पे उसका बेटा सख्त बीमार होता है और उसी इफेक्ट से सफर कर रहा होता है। पर ज़ीरो अपनी गॉडली पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे के सारे इफेक्ट अपने सर पे ले लेता है। ज़ीरोफुकू अपने जिस्म में एक गंदा किस्म का पेन पाता है। ऐसा करते हुए वो बच्चा ठीक हो जाता है और उठ खड़ा होता है, खेलने लगता है, भागने लगता है। के बाद वहाँ की ह्यूमन ज़ीरो को वो मकाम देने लगते हैं, जो कि उसका मकाम होता है, मतलब कि गॉड का मकाम। जितने भी इफेक्ट लोग थे वो ज़ीरो के पास आते थे ताकि वो उसकी सफरिंग ले ले। और फिर यहीं से ज़ीरोफुकू की सफरिंग अपनी शुरू हो जाती है। लोगों से बीमारी ले लेके खुद को काफी शदीद दर्द में पाता है। वो लेता जाता और दर्द में पाता, लेता जाता और दर्द में पाता, लेता जाता और खुद को दर्द में पाता। बस इंसानों को खुश देखता था और इंसानों की खुशी में ही खुश होता था। एक वक्त आता है उसने यहाँ के इंसानों से सारा दर्द अपने सर पे ले लिया, खुद इसी दर्द से जीने लगा और यहाँ तक इसमें काफी साल गुजर जाते हैं। दर्द के मारे ज़ीरो सही से शायद से चल भी ना पाता था। उस वक्त भी वो इंसानों के बारे में सोच रहा होता है, ये इंसान ये कितने लाचार होते हैं, वो लोग इतने दर्द में जी रहे थे। हालांकि ज़ीरो इतने दर्द में होने के बावजूद भी अभी भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इंसान खुश होंगे। जैसे कि इसी बीच में काफी साल गुजर चुके होते हैं। ज़ीरो एक बार फिर से इंसानों को विजिट करने जाता है, ये सोच के कि इंसान क्या कर रहे हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इंसान को ठीक हालत में तो पाता है, मगर वो इंसानों को पीस में नहीं बल्कि अयाशी में पाता है। लोग जरूर अमीर है लेकिन वो जाहिल है, बात बात पे लड़ते हैं, एक दूसरे की जानें तक ले लेते हैं। इंसानों को ये मंजर देख के उसकी रूह कांप उठती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, जैसे कि उसके सर पे पूरा का पूरा आसमान टूट आया हो। एक तरफ तो ज़ीरो इस मंजर में इतना सख्त खो गया होता है, तभी वो एक अनजान शख्स से टकरा के जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद ज़ीरो की नजर उस शख्स पे पड़ती है जिसके साथ वो अभी टकराया होता है। Guess what? ये बिगड़ा हुआ बदमाश ये वही बच्चा होता है। इसका इफेक्ट ज़ीरो ने सबसे पहले अपने सर पे लिया होता है। ज़ीरो इस बच्चे को देख के पहले लम्हे में ही पहचान लेता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। ज़ीरो उसको देख के बोलने लगता है, मुझे काफी खुशी है कि तुम अब सेहतमंद हो। आगे से वो बिगड़ी हुई औलाद बोलती है, ओए मुझसे ये बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। ये कहते हुए वो उस पे थूक फेंक के चला जाता है। तब इससे इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक इन्होंने मुझे भी बुला दिया कि मैंने इनका दर्द
दुख अपने सर पे ले लिया। अभी भी उसे इंसानों का गम होता है कि ये लोग खुश क्यों नहीं है। अगर हम गौर करें तो वो अभी भी इंसानों के बारे में सोच रहा है, जबकि इंसान ने उसे बुला दिया। याद रखो, यहाँ पे इंसान का असली नेचर दिखाया जा रहा है। आखिर कितना इंसान फरामोश है। ये मिसाल हमें यहाँ पे दी जाती है कि एक परिंदा आसमान से गुजर होता है और जब उसकी नजर जीरो पे पड़ती है, परिंदे को जीरो याद होता है कि एक वक्त में इसने मुझे बचपन में बचाया था। मालूम पड़ता है हम लोग परिंदे और जानवरों से कई गुना ज्यादा बदतर है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जीरो अपनी डार्कनेस में डूब चुका होता है। क्योंकि ये फॉर्चून का गॉड है, ये जो अपने सर पे लेता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। यही दर्द उसकी पावर में बदलने लगता है। इसके जिस्म से बढ़ बढ़ के डार्क ओरा निकल रही होती है, जिसके अंदर काफी दर्द और दुख बसता होता है। तभी उसकी नजर कुछ ऐसे इंसानों की ग्रोह पे पड़ती है जो कि यहाँ से गुजर रहे होते हैं। जीरो यहाँ पे वो पीला ग्रोह पाता है जो कि वाकई में पीस से होते हैं, सुकून से होते हैं, हद से ज्यादा उस पर खुश होते हैं जो इनके पास है। से ज्यादा बढ़ के ये लोग किसी चीज की भी डिमांड नहीं करते होते हैं। पता है इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि बुद्धा होता है। बुद्धा उनको काफी अच्छे से ट्रीट करता होता है, उनका ख्याल रखता होता है और वो लोग बुद्धा को अपना गॉड मानते होते हैं। उनको उतना खुश देख के यहाँ तक वो अयाश लोगों को भी अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी होने लगती है। हीरो अपनी डूबी हुई डार्कनेस से बुद्धा का रास्ता रोकता है और उससे रोते हुए पूछने लगता है, कैसे, क्यों, जो इंसान तुम्हारे करीब है वो इतने खुश क्यों है? मैंने इंसान को खुश देखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर इसके बावजूद भी इंसान आज तक कभी खुशी नहीं हुए। सुन के बुद्धा उससे बोलने लगता है, तो अच्छा तुमने इनकी तकलीफ को अपने सर पे ले लिया, इसी वजह से तो ये लोग अयाश हो गए। मेरे दोस्त, तुम कभी भी किसी के सर पे खुशी नहीं थोप सकते। ये खुशी तो किसी पे थोपी नहीं जाती, बल्कि ये तो अंदर से निकलती है। अगर तुम गौर करो, तुम जहाँ पे लाइट पाओगे वहां पे तुम शैडो भी पाओगे। इनका दर्द लेके इन्हें आसान रास्ता और अयाशी दिखाया है, बल्कि इसके बजाय अगर तुम इन्हें रास्ता सा दिखाते जिसके कारण ये अपनी मेहनत से इस इफेक्ट को खत्म करते तब तुम इन्हें कई गुना ज्यादा खुश पाते मेरे दोस्त। तुम इन्हें आसान रास्ता देने के बजाय वो सही रास्ता दिखाते जिसके कारण ये लोग खुद अपनी मेहनत से उस इफेक्ट को खत्म करते। भला बताओ तो अपनी मेहनत कौन भूलता है? उन्हें याद रहता ये सालों तक, साथ में वो शख्स भी जो उन्हें वो सीधा रास्ता दिखाता। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और वो इस सच्चाई को अब गले लगाने के लिए तैयार ही नहीं होता। हीरो सच्चाई से मुंह फेरते हुए जेलस होते हुए यहाँ से भाग जाता है। उससे बुद्धा से काफी ज्यादा नफरत और जेलसी सी होने लगती है। ये हीरो अपने बलबूते से इंसानों को खुश देखना चाहता था, ना कि किसी और के कारण। यही नफरत, यही इफेक्ट का दर्द उसके डार्क ओरा में बदलने लगता है। हीरो के सीने में एक डार्कनेस का गहरा निशान पड़ जाता है। अब अगले ही लम्हे में वो खुद अपने हाथों से एक इंसान की जान लेने को जा रहा होता है, जब उसकी नजर उसके बच्चे पे पड़ती है। हीरो को मालूम पड़ जाता है कि कुछ तो उसमें खड़ा भी है और वो अपने आप को 7 गॉड ऑफ फॉर्चून्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे वो दोबारा से सेल्फ कंट्रोल तो पा लेता है। अभी भी उन सातों के दिलों में बुद्धा के खिलाफ सख्त जेलसी बड़ी होती है। डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जजमेंट बुद्धा पे थोपेंगे। ये थी छोटी सी कंफ्यूजन कि ये है 7 गॉड ऑफ फॉर्चून, लेकिन इन्हें कैरी करने वाला एक 8वां गॉड भी है। खैर यार, कहानी इसी तरह प्रेजेंट पे आती है। जीरो बुद्धा को बोल होता है, अब वक्त आ गया कि मैं तुमसे अपना बदला लूं। एक तरफ वो ये बोल रहा ही होता है, किसी में बुद्धा उसे एक रख के लगा भी देता है। फिर बुद्धा उसे सवाल पूछने लगता है, माफी चाहता हूँ, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बुद्धा को ये भी नहीं मालूम होता कि आखिर ये है कौन। अरे हम जीरो को देखते हैं जिसके मुंह से थूके निकल रही होती है। उसकी एक हिट खाने के बाद ही हालत खराब होने लगती है। बुद्धा को जर्रा भी फर्क ना पड़ता और वो से बोलता है, क्या हुआ, यहीं पे चुसोगे? अपने कदमों पे हमारी लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जो देख के बुनिल्डा मुस्कुराते हुए कहने लगती है, भाई बुद्धा का तो कोई तोड़ ही नहीं है। जीरो अपने मुंह से बहते हुए खून को देख के और भी काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। इसे गुस्से में बहते हुए वो अपनी डेडली वेपन से बुद्धा पे एक वार करता है और बुद्धा उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। देख के जीरो फुकू को और भी चिढ़ होने लगती है और वह बुद्धा पे लगातार अब वार करता चला जाता है। यहाँ तक बुद्धा भी उससे लगातार डॉज करता चला जाता है। मेरे भाई लोगों, तो सब देख के जीरो फुकू की वेपन में चेंजेस आने लगती है, जैसे कि शायद से उसकी वेपन भी जिंदा वो देख पा रही हो और यहाँ तक महसूस भी कर पा रही हो। तो देख के एरियस बोलने लगता है, हाँ क्या उसकी एक्स पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी है? यहीं पे जूस बोलने लगता है, जाहिर सी बात है इसकी जो एक्स है ये बदकिस्मती को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब जीरो फुकू जितना ज्यादा तकलीफ में खुद को पाएगा नहीं
उसकी वेपन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना, इसे कहा जाता है कैटेक्स्ट्रॉफी। के बाद सिराफकू अब इस गंदी किस्म की वेपन से एक और बुद्धा पे वार करता है। जरूर बुद्धा डॉज तो कर लेता है, पर उस वेपन का जो इम्पैक्ट होता है वो सीधा तबाही मचाते मचाते वहां तक तबाही मचाता है जहां पे ऑडियंस भी बैठी होती है। और ये चीज पुनिंदा गोल को एक्सप्लेन कर रही होती है। इतनी बार भी बुद्धा उसके अटैक को डॉज करेगा नहीं, सिराफकू की वेपन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, क्योंकि ये सिराफकू के लिए एक बदकिस्मती है और उसकी वेपन इसी बदकिस्मती को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो जाती है। वेपन के इतना ज्यादा पावरफुल हो जाने के बावजूद भी बुद्धा अभी भी उसके काफी इजीली वार को डॉज कर पा रहा होता है। देख के बुद्धा गोल से बोलने लगती है कि अगर तुम बुद्धा की तरफ गौर से देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा बुद्धा उसके वार करने से पहले ही डॉज करना शुरू कर देता है। देख के सुन के गोल पूछने लगती है तो आखिर इसका क्या मतलब है। लिल्डा उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुद्धा इस काबिल है जो कि फ्यूचर देख पाता है, मतलब कि वो पहले से ही टाइम में आगे देख पाता है कि इस वक्त क्या होगा। इसी वजह से हम देख पाते हैं बुद्धा काफी इसलिए उसके वार को डॉज करते हुए अपनी वेपन से उसकी थ्रोट पे एक गंदा सा वार करता है। सिराफकू को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है, तो मेरे वार करने से पहले ही हरकत करना शुरू कर देते हो। इस वजह से वो काफी अकड़ में आके बुद्धा से बोलने लगता है, ये तो चीटिंग है, तुम फ्यूचर देख सकते हो। अभी बुद्धा दोबारा से उसके करीब आते हुए अपनी वेपन से उसकी चेस्ट में रख के लगाता है। बस बुद्धा उस पे लगातार बारी पड़ता चला जा रहा होता है कि हेलियस भी बोलने लगता है। ह्यूमंस बुद्धा के बारे में सही बोलते थे, बटरफ्लाई की तरह उड़ता है और बी की तरह डंग मारता है। पहली नजर में दिखने से ही लग रहा होता है कि ये बैटल कौन जीतेगा। बुद्धा पूरे तरीके से उस पे भारी पड़ चुका होता है। पूरे के पूरे मैदान में बुद्धा के नारे लग रहे होते हैं। ये देख के सिराफकू अपनी हसरत से, अपनी जेलसी से काफी दुख के मारे बोलने लगता है, इससे पहले की तरह नहीं, ये इंसान तुम्हें क्यों पसंद करते हैं। तेरी बदकिस्मती पे लानत हो, लानत हो, लानत हो, लानत हो, लानत हो। ये कहते हुए वो अपना बदकिस्मती का ऑरा अनलीश करने लगता है। जिसम से एक एक अज़ा से वो शोले से निकल रहे होते हैं। जो कोई सबसे पहले बदलाव को अगर महसूस भी कर पाता तो वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धा खुद होता। देख के बुद्धा बोलने लगता है, तो मुझे बोले थे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, अब जरा खुद को तो देखो, लंबे ब लंबे स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो। सिराफकू की वेपन बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी होती चली जा रही होती है, इसकी शायद से कोई हद ना हो। आखिर में वो वेपन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पूरी की पूरी एरिना को ही कवर कर डालती है। बुद्धा को अब चुनौती देने लगता है कि अब तुम इसे डॉज करके दिखाओ। तो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो उस पे जैसे तैसे वार करो था, बुद्धा उसे डॉज करने की कोशिश तक नहीं करता। बजाय इसके वो अपनी 6 रैम को एक्टिवेट कर देता है। इसमें वो बड़ी सी आग सीधा बुद्धा पे जा लगती है। पर हमें मालूम पड़ता है बुद्धा ने 6 रैम में से 4 रैम को चुन के खतरनाक किस्म के वार को रोक लिया होता है। हमें मालूम पड़ता है उसकी 4 रैम की एबिलिटी होती है कि उसकी वेपन बिल्कुल एक शील्ड की तरह काम करती है। और अब यहीं पे बुद्धा बोलने लगता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी यूं अंधेरे में नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार प्लीज आज के लेजेंड जरूर हाजिरी लगाना।